शुभ प्रभात बच्चों। आज हम संचन भाग 1 करने जा रहे हैं। हमारी जो स्पर्श भाग 1 थी वह पुस्तिका हमने सारी की है और अब हम संचन शुरू कर रहे हैं कक्षा 9 के लिए। इसका लेसन 1, हमारे इस लेसन का नाम है गिल्लू। गिल्लू जो है महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। गिल्लू पाठ में गिल्लू जो होता है एक गिलहरी का बच्चा होता है जो महादेवी वर्मा को घायल स्थिति में मिलता है। तब महादेवी वर्मा इसका उपचार करती है, इसका नाम गिल्लू रखती है। इस छोटे बच्चे का नाम गिल्लू रखती है और उपचार करने के बाद वह गिल्लू किस तरह से महादेवी वर्मा के साथ हिल मिल जाता है इसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। आइए इस लेसन को विस्तार से पढ़ते हैं। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। सोन जूही का में जो फूल का पौधा है उसमें एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरी तीमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूद कर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज इस लघु प्राण की खोज है। हाँ जी, इन पंक्तियों में, इन लाइनों में महादेवी वर्मा जो है गिल्लू को याद करती है। गिल्लू जो है इस पाठ में अंत में मर जाता है और वह एक दिन लेखिका को याद आता है, महादेव वर्मा को याद आता है कि किस तरह से वह सोनजूही के पौधे से उसे मिला था और किस तरह से वह उससे छिपकर बैठता था। कभी महादेव वर्मा के कंधे पर कूदकर बैठ जाता था। इस तरह की ये सब बातें महादेव वर्मा को याद आ रही हैं। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ से में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। हाँ जी, लेखिका कहती है कि सोनजूही के पौधे में उसमें जो पीली कली लगी है, लेखिका को लग रहा है कि वह शायद गिल्लू होगा। वह गिल्लू स्वर्णिम कली के बहाने उसे चौंकाने शायद ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुएल जैसा खेल खेल रहे हैं। अब लेखिका सोचती है कि गिल्लू उसे कैसे मिला था, गिल्लू से मुलाकात कैसे हुई थी, इसका वर्णन कर रही है। वह कहती है कि एक दिन अचानक सवेरे सुबह के समय जो है बरामदे में आकर जब लेखिका देखते हैं कि 2 कौवे गमले के चारों ओर खेल खेल रहे हैं। यह काक भुशुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादृत, अनादृत, अति सम्मानित और अवमानित। हाँ जी, कौवे का वर्णन किया गया है कि कौवा जो है अपनी बोली के कारण ही समादृत होता है और अपनी बोली के कारण ही अनादृत होता है। कोयल अपनी बोली के कारण समादृत मानी जाती है, लेकिन कौवे का सब कड़वी बोली के कारण अनादर करते हैं। हमारे बेचारे पुरखे ने गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। इन पितृपक्ष हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दुरुस्त प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश होते कड़वे स्वर से में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश होते हैं कटु कड़वे कानों को न भाने वाली स्वर में देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और कांव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं कि जब कौवा कांव करता है तो हम सोचते हैं कि कुछ अपशुभन होने वाला है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकदय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट होता है प्राणहीन सा गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना।
उसे होले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर गांवों पर पेंसिल का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुख में लगाई, मुंह खोल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। अब उस लाचार निष्प्राण जो गिलहरी का बच्चा होता है, उसे जब घायल स्थिति में लेखिका देखती है तो वह उसे अपने घर ले आती है, उसका उपचार करती है। वह मुंह भी नहीं खोल पाता, लेकिन दूध को एक रुई की पतली बत्ती से पिलाती है। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया गया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों में इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसकी स्निग्ध होता है चीखने, रोई, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी, हैरान करने लगी। विस्मित होता है हैरान। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उस तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों में कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता रहता, समझता रहता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर पर आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उस तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। भूख लगने पर चिक-चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उस स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे पकड़ता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक-चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पंख से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग में गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया, मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार होते दरवाजे से भीतर होते अंदर आना, मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। जब यह नित्य का कर्म हो गया, मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझ में लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, मुझे ऐसा समझ नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उस थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। खाद्य होते है भोजन। और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उस दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा।
मेरी अस्वस्थ था। वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका होता है सेविका, नौकर। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने के एक सुअर्थ नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही में लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता, ठंडक में भी रहता। गिलहरियों की जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। हाँ जी, गिलहरियों की जीवन की अवधि कितने साल? 2 वर्ष की होती है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत हो आया था। दिन भर उसे कुछ न खाया न बाहर गया। रात में अंत की यात्रा में वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया, उसी उष्णता होती है गर्मी, देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात होता है सूर्य की पहली किरण के स्पर्श के साथ वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया जाता है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के ना उस पार चिकचिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि है, इसलिए भी उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए भी उसका लघुघात का किसी बसंती दिन जूही के पिताब होता है पीले रंग का, छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। हाँ जी, ये तो हमारा लेसन गिल्लू। अब हम इसके प्रश्न उत्तर का ध्यान करेंगे। धन्यवाद।